हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर में। 6 मई 2025 की करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या रहता है। सेंटर सेंटर डायरेक्ट्स सॉरी फॉर दिस सेंटर ठीक है। सेंटर डायरेक्ट स्टेट्स टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल। तो सेंटर ने भाई सिविल डिफेंस ड्रिल स्टार्ट कर दी है इंडियन गवर्नमेंट में। आपको ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की संभावनाएं चल रही है। टेंशन हाई पर है। इंडिया तैयारी कर रहा है कहीं पाकिस्तान ना अटैक कर दे, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कहीं इंडिया ना अटैक कर दे। इसी सिलसिले में दोनों अपने अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो द यूनियन होम मिनिस्टर्स, यहाँ पे आप देखेंगे द यूनियन होम मिनिस्टर्स विच हैंडल्ड इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम इंडिया has asked all Indian states to carry out safety drill in 244 specific districts, including village, and these drills are means to prepare people for possible attacks like from war or enemy actions. तो इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि भाई आप किसी भी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारी जनता जो होती है, हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी जो अभी लोग हैं, उनको बेसिकली हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसी के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। सो कंट्री वाइड एक्सरसाइज टू इंक्लूड एयर रेड, साइरेंस एंड executive and evacuations plans drill to begin being tomorrow and continue till Friday and escalating tensions between India Pakistan following the Pahalgam attack। तो पहलगाम अटैक की वजह से टेंशंस बढ़ी और उसकी वजह से ही ये सारी तैयारियां हो रही है। वॉर फुटिंग्स, तो वॉर के लिए सारी की सारी चीजें हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या कहना है हमारे होम मिनिस्टर से का, उनका कहना है कि टेस्टिंग एयर रेड साइरेंस, जो एयर रेड साइरेंस है उनको टेस्ट किया जाए, ठीक है ना। वार्निंग सिग्नल्स फॉर और बॉम्बिंग्स और अटैक्स की, कभी भी जो भी बॉम्बार्डमेंट या बॉम्बिंग हो या कुछ भी हो तो उसके लिए हमारे पास वार्निंग सिग्नल्स होने चाहिए। प्रैक्टिसिंग ब्लैक आउट, टर्निंग ऑफ ऑल लाइट्स सो एनिमी एयरक्राफ्ट का एंड नॉट सी टारगेट्स। तो ये एयर लाइट ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कहीं पर भी हो बिल्कुल लाइट बुझा दे, ताकि उनको ये ना पता चले कि कहाँ पर बॉम्ब गिराना, कहाँ पर बॉम्ब नहीं गिराना है। क्योंकि जो एनिमीज आर्मी होती है वो बॉम्ब गिराएगी, हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटीज के अंदर ही बॉम्ब गिराना स्टार्ट करेगी। प्लानिंग एंड प्रैक्टिस इवैक्यूएशंस की प्लानिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जहां पर भी ऐसी ये चीजें हैं, जहां पर भी बम गिरे या जहां पर भी कुछ भी घटना घटित है, वहां से इवैक्यूएट किया कैसे किया जा सके, ये ट्रेनिंग हमें अपनी जनता को देनी है। मूविंग पीपल टू सेफ प्लेसेस, तो कैसे किस तरीके से पीपल को सेफ प्लेस के ऊपर मूव किया जाए। कॉम्फ्लिक्टिंग important buildings so they are heard to support from the air। तो हमें बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनको छुपाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको किस तरीके से हाइड किया जा सकता है, उनको किस तरीके से सेव किया जा सकता है, या उनके अंदर कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने हैं वो हमें इनमें ध्यान रखने हैं। सेटिंग अप अ हॉटलाइन, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस विद द इंडियन एयरफोर्स। सो इंडियन एयरफोर्स के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस होना चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स, ताकि एयरफोर्स के साथ जा करके हम वहां पर हेल्प जल्दी कर सके एंड कई चीजों को हम संभाल सके। ट्रेनिंग सिविलियंस को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रेगुलर पीपल को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टू हाउ टू स्टे सेफ एंड हेल्प ड्यूरिंग सच इमरजेंसी की, इन इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से। तो ये सारी वॉर की प्रिपरेशन होती है। एयर सायरन को किस तरीके से किया जाए, ब्लैकआउट किया जाए, ठीक है ना, प्लानिंग की जाए इवैक्यूएशंस की, ठीक है ना, बिल्डिंग्स को सेव किया जाए, या जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है उनको किस तरीके से सेव किया जाए। एयर साइरन एयरफोर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में किस तरीके से हो आ जाए। और हमारे पीपल को बेसिकली क्या करना चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरीके से वो वो इस इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में लोगों को बचा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की। स्टेट वर ऑल्सो टोल्ड टू ओपन कंट्रोल रूम। स्टेट ने कहा है, सभी स्टेट्स को कहा आ गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी कंट्रोल रूम है सबको ओपन कर दे, ठीक है ना। फायर फाइटिंग्स एंड वार्डन सर्विसेज रेडी रखे, ठीक है ना, और जितने भी बंकर्स हैं उनको साफ किया जाए, और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के आसपास और जो बॉर्डर लाइन के आसपास जितने भी बंकर्स हैं उनको तो साफ किया जाए। इंडिया पाकिस्तान युद्ध की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
हालांकि ये मानना रहता है कि एक टेररिज्म की वजह से, अगर हमें टेररिज्म से लड़ना है तो हम टेररिज्म से लड़ते हैं, कंट्री से नहीं लड़ते, क्योंकि वो अलग बात है कि अगर कोई कंट्री उस टेररिज्म को सपोर्ट करती है तो उसको भी हमें सीख देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रेटेजिकली सीख देनी चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी इंडस वैली ट्रीटी को बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंडस वैली ट्रीटी को हमने कोयने के अंदर रख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली उसको हमने इस चीज में रख दिया है, इस सिचुएशन में रख दिया है, जिस सिचुएशन में हम उसको वो ना तो मान रहे हैं ना उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब इंडस वैली ट्रीटी को खत्म कर दिया है हमने, हम अपनी तरफ से उस चीज को नहीं मान रहे, हम उनको पानी नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजिकली उनके ऊपर वॉर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर अपोनेंट जो है, एनिमीज है, या अपोनेंट कंट्री जो है, अगर वो वॉर कर देती है या अगर वो अटैक कर देती है, तो इस सिचुएशन में हमें रेडी भी रहना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां, अपनी प्रिपरेशंस कर रही है। इंडिया इंडिया ओपन्स डैम्स ऑन द चिनाब बिफोर शेड्यूल्ड। तो इंडिया ने पानी खोल दिया है चिनाब के ऊपर। देखिए, इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आने वाली न्यूज में भी हम आपको देखेंगे, आने वाली स्लाइड में भी देखेंगे। तो इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर ये बेसिकली इंडस के अंदर 6 नदियां थी, 3 भारत के पास थी और 3 इंडिया के, सॉरी 3 पाकिस्तान के पास थी, जो कि 3 इंडिया के पास थी। उनके ऊपर तो जो भी डैम्स बने हुए हैं उनका पानी इंडिया ही यूज करेगा, लेकिन 3 जो पाकिस्तान के पास थी उनका पानी पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा। लेकिन इंडिया अगर अपने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं तो उनके ऊपर बना सकते, तो चिनाब रिवर के ऊपर और इंडस रिवर के ऊपर तो नहीं है, लेकिन चिनाब रिवर के ऊपर एक डैम जरूर है। उसका पानी पहले रोक दिया गया था, लेकिन अब वही पानी खोल दिया गया है। पहले रोक दिया गया था तो वहां पे पानी की स्कार्सिटी आ गई थी, अब पानी वहां पे खोलने के बाद आदि, क्योंकि वहां पे डैम वो भर चुका है, उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं आ सकता है, तो वो पानी अब निकल जाएगा। और वहां पे बहुत ज्यादा पानी अगर पाकिस्तान के पास जाएगा तो बाढ़ की सिचुएशन वहां पे आने की ही संभावनाएं पूरी पूरी रहती है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा। पुतिन पुतिन डायल्स मोदीज गिव फुल सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट टेरर। तो जो रशियन, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, उन्होंने, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फोन कॉल किया और फोन कॉल किया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी से मंडे को बेसिकली बात करी। मंडे को उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, मंडे को उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने सबसे पहले तो बहुत ही निंदनीय, कंडेम्ड चीजें बताई है कि ये बहुत ही बेकार चीज है। दुख या शोक भी व्यक्त किया है पहलगाम अटैक के ऊपर, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ। जितने भी इनोसेंट लाइव जितनी भी इनोसेंट जाने गई हैं उसके ऊपर उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हमेशा है। पुतिन कोल्ड द अटैक बारबेरिक। तो उन्होंने इसके बारबेरिक कहा गया, यानी कि घोर निंदनीय, और ऐसे ही नरसंहार के रूप में इनको वो बोला है। बोथ लीडर एग्रीड ऑन द नीड फॉर द अपकमिंग अप compromising the fight against terrorism in ऑल रूम। तो कह रहे हैं कि ये हम हर तरीके से, इन ऑल फॉर्म्स, हर तरीके से टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये रेडी है। पुतिन स्ट्रेस दैट द अटैकर्स एंड देयर सपोर्टर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो अटैकर्स और ये चीजें जस्टिस के खिलाफ, मतलब कि इनको बेसिकली ये कटघरे में, जस्टिस के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जितने भी अटैकर्स है, जितने भी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई ली जाएगी। आपको भी पता है कि इंडिया और रशिया के जो हमारे पास रिलेशन है वो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, और रशिया हमारे लिए एक मित्र की तरह रहा है, और इंडिया भी रशिया के लिए हमेशा एक मित्र की तरह रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए खड़े रहे हैं इन एवरी सिचुएशंस, ना केवल अब से बल्कि बहुत ज्यादा समय से। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है जब एक जज के ऊपर ही केस हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि किसी भी जज के ऊपर किस तरीके से केस किया जा सकता है, यहाँ पे है कि इंक्वायरी पैनल फ्लाइज रिपोर्ट ऑन कैश फाइंडिंग एट जज हाउस। देखिए, दिल्ली के अंदर एक जज के घर पे हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, जो हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जो थे, वहां पर आग लगती है, और आग लगने के बाद उनके घर में नोटों की बंडल्स जो होते हैं वो जले हुए मिलते हैं। नोटों का बैग जो होता है आधा जला हुआ मिलता है। उसी के ऊपर अरे पूरी गवर्नमेंट के अंदर, में पूरी कंट्री के अंदर एक बहुत आक्रोश था और बहुत ज्यादा चीजें आ रही थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नोटों का बंडल किस वजह से आया, क्या है क्या नहीं है। तो इसी के ऊपर जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस बात की जांच होगी और इस बात के लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इसी के लिए
The three-member internal inquiry committee has submitted confidential report to the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna. तो 3 मेंबर की कमेटी बेसिकली असाइन हुई थी इस प्रोब को देखने के लिए, यानी कि इस केस के प्रोब को देखने, इस केस की जांच को करने के लिए। वो कमेटी जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को वो की थी। उस 22 मार्च में कौन कौन थे हमारे पास? सबसे पहले तो जस्टिस शील नागू जी थे, जस्टिस जी एस संधवालिया जी थे, जस्टिस अनु शिवरामन जी थे। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के थे, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश और हाई कोर्ट के थे, और जज जो थे कर्नाटक और हाई कोर्ट के थे। देखिए आपको एक बात बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी के हिसाब से एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे कि जितने भी जज हमारे हो जाते हैं और जितने भी हमारे जैसे आईएएस आईपीएस हो जाते हैं, जितने भी हमारे बहुत बड़े जैसे सेक्रेटरीट हो जाते हैं या नेता हो जाते हैं, कितने भी चीजें हो जाते हैं, तो उनके ऊपर कभी भी, नेता तो नहीं कहूंगा, उनके ऊपर कभी भी डायरेक्ट केस नहीं किया जा सकता। आप कभी भी डायरेक्ट उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं। उनके खिलाफ सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी बेसिकली रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो एक कमेटी बैठी, एक कमेटी कैसे बैठी? जो जस्टिस यशवंत दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ एक कमेटी बैठी और उस कमेटी के अंदर 3 मेंबर थे। जस्टिस शील नागू जी थे, जस्टिस जी एस संधवालिया जी थे, जस्टिस अनु शिवरमन जी थे, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट के जो थे वो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस इवन चीफ वो जज थे हमारे पास इन इन बहुत हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट्स के अंदर जज थे, कुछ सीनियर जज थे और कुछ चीफ जस्टिस थे इनके अंदर। तो ये जब यहाँ पर बैठने स्टार्ट हुए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट के बाद होगा क्या नेक्स्ट इनसा? अब रिपोर्ट के बाद ये देखा जाएगा कि अप्रूव रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर अगर लगा जाएगा कि रिपोर्ट के अंदर जितनी भी चीजें आई है गहन है, संगीन है, या ब्राइब का केस है या कुछ भी चीजों का केस है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी एंड इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जज। देखिए आप किसी भी जज के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आप मुंह उठाते हैं और क्रिमिनल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, नहीं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने के लिए आपको उनके खिलाफ एफआईआर और उनके खिलाफ एक बेसिकली याचिका दर्ज होती है, याचिका तो नहीं कहूंगा, एक बेसिकली कमेटी बैठती है, वो कमेटी ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। रेफर्स द रिपोर्ट टू पार्लियामेंट इफ सीरियस एविडेंस इज फाउंड। अगर सीरियस एविडेंस मिलेगा तो उस रिपोर्ट को कहां दिया जाएगा? पार्लियामेंट में दिया जाएगा, टू स्टेट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज। देखिए अब बेसिकली क्या जाएगा, अगर ये पता चलेगा कि अगर ये पता चलता है कि ये जो एविडेंस है, ये जो उनके पास नोट मिले हैं, ये ब्राइब के हैं या किसी भी चीज के सिलसिले में है, तो उनके खिलाफ वो जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट का जो सबूत होगा वो पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और पार्लियामेंट क्या करेगी? रिमूव करेगी। देखिए जजेस को जो है, जज जितने भी जज होते हैं या जितने भी हमारे पास सिविल सर्वेंट होते हैं या जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो नियुक्ति के बाद आपने कभी भी देखा होगा कि जो जो हमारे पास आईएएस होते हैं, जितने भी होते हैं आईएएस आईपीएस जितने भी होते हैं, उनकी एक फोटो आती है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के साथ। उनको बेसिकली प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है और प्रेसिडेंट ही उनको हटाना स्टार्ट। वैसे वो अपनी तरफ से रेजिग्नेशन दे दे वो अलग बात है, तो उसमें कोई भी प्रेसिडेंट का रोल नहीं होगा, लेकिन अगर रिमूवल ऑफ जज करना है तो रिमूवल ऑफ जज किसकी वजह से होगा? प्रेसिडेंट की वजह से। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कहेगी, प्रेसिडेंट उस चीज को फॉलो करेगा और प्रेसिडेंट ही जज को रिमूव करना स्टार्ट करेगा। क्लोज द केस इफ द फाइंडिंग्स आर नॉट सीरियस और इफ नो रॉन्ग डूइंग इज प्रूवन। अगर ये पता लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है तो इस केस को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि किसी भी जज के ऊपर अगर कोई भी आपको अगर प्रोसीडिंग करनी है, प्रोसीडिंग इन द सेंस चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चाहे वो सोशल प्रोसीडिंग्स हो, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो, किसी तरीके से आपको प्रोसीडिंग्स करनी है उनके ऊपर, तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं होगी। उनके खिलाफ पहले कमेटी बैठेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर जाकर के उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। लाडली, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या है? लाडली बहन स्कीम, ठीक है ना, एड कैन नॉट बी हाइक टू 2100। अब ये जो स्कीम्स है ना, जितनी भी हमारे पास स्कीम्स आती है, दी स्कीम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कीम्स ही पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये स्कीम महाराष्ट्र की स्कीम है, ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना है। तो हमारी मुख्यमंत्री के हिसाब से जो हमारी लाडली बहन है उसके हिसाब से ये योजना है। ये योजना जुलाई 2024 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू करनी थी या करी थी। उस योजना के अकॉर्डिंग क्या था? उस योजना के अकॉर्डिंग जितनी भी वुमेन्स है या गर्ल्स है
बिटवीन द एज ऑफ 21 to 65 उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है ना? क्या शर्तें होनी चाहिए? रेजिडेंशियल उनकी महाराष्ट्र की होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस वो अनमैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, विडो भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, अबेंडेंट भी हो सकते हैं एंड डिस्टिट्यूट वुमेन भी हो सकती है, डेस्टिट्यूट वुमेन भी हो सकती है। तो वो किसी तरीके से भी किसी भी ओहदे पर हो वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है ना? और किसी भी ओहदे पर किसी भी 21 और 65 साल की उम्र के होनी चाहिए, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। फैमिली इनकम उनकी कभी भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और बैंक अकाउंट एप्लीकेबल शुड हैव अ बैंक अकाउंट लिंकेज टू आधार, तो उनका बैंक अकाउंट हमेशा आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट उनको बैंक में ही जाना स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए कौन सी लगेगी? आधार कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, बैंक पासपोर्ट लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा एंड सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लगेगा। हमारी हम हामी पत्र जिसे हम कहते हैं लगेगा। ठीक है ना? आपको ये है कि फिर उसके हिसाब से उनको बेसिकली जो है हर महीने 1500 से 2100 रुपए मिलने हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है 2024 की स्कीम थी, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कह रही है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कह रही है कि ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही हम ये बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से हम स्कीम के अंदर मनी नहीं दे पाएंगे, हम स्कीम को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्कीम को थोड़ी देर के लिए डिले कर रहे हैं। हम केवल पैसा नहीं दे पाएंगे कुछ टाइम तक, उसके बाद हम पैसा दे पाएंगे। बेसिकली इस स्कीम के अकॉर्डिंग किसी भी वुमेन को 1500 से रुपए से लेकर 2100 रुपए तक ही दिए जाने थे। तो लेकिन इसी के ऊपर जो उनकी जो अपोजिंग गवर्नमेंट है, किसकी? महाराष्ट्र की। जो शिवसेना जो गवर्नमेंट है, उनके एक नेता ने बेसिकली ये कहा है, उनके ऊपर बयान देते हुए कि भाई ये तो बात आप छोड़िए 1500 से 2100, लेकिन अब भी पीछे भी जो इस स्कीम के ऊपर बातें हुई है, तो सारा कुछ ये गलत बात है और सारे कुछ ये ढोंग कर रहे हैं। इनके ऊपर तो वो चीजें रहनी चाहिए, ये अपने काम को सही नहीं कर रहे हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस इनको ये अच्छे से स्कीम्स नहीं बना रहे हैं एंड सो ऑन। इस बात पे तंग कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली दे तो 500 रुपए ही रहे हो, आप 1500 से 21 रुपए क्यों कह रहे हो? पिछली बार भी मैक्सिमम 500 रुपए ही आए हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन इससे रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी स्कीम होती है, क्या ये स्कीम महाराष्ट्र के अंदर ही लागू होती है? नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं होती है। ऐसी स्कीम्स हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी लागू करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लागू करता है। ऐसी कुछ स्कीम्स जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि उज्ज्वला योजना हमारे पास होगी, कन्या सुमंगला योजना हमारे पास होगी, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना? ममता स्कीम हमारे पास वेस्ट बंगाल की है, लाडली योजना दिल्ली के अंदर चलती है, ठीक है ना? शुभ लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के अंदर चलती है, ठीक है ना? भैमशाह योजना बेसिकली राजस्थान के अंदर चलती है। भामाशाह भामाशाह हाँ, भामाशाह योजना बेसिकली राजस्थान के अंदर चलती है। नारी शक्ति योजना हरियाणा के अंदर चलती है। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है? जी हाँ, इंदिरा गांधी मातृ वंदना योजना हमारे पास सेंटर की गवर्नमेंट होती है और रानी दुर्गावती ये महिला योजना जो होती है हमारे पास मध्य प्रदेश की होती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये जितने भी हमारे पास हैं, ये जितने भी योजनाएं हमारे पास रहती हैं, ये सारी की सारी योजनाएं हर स्टेट हर सेंटर चलना स्टार्ट होता है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है। अगर अगर कभी भी आपके पास वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कभी भी कोई भी ऐसे आ सकता है, तो आप इन स्कीम्स को हाइलाइट्स में रख सकते हैं कि ये स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्पफुल रही है। आई बस आगे आपको बात समझ में, ठीक है ना? तो चलिए हमें अपनी देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड से। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड से? पोस्ट इंडस ट्रीटी होल्ड इंडिया रिस्टोर्ड टू untimely release of water from Jammu and Kashmir on Chenab River. So untimely release of water यहाँ पर किया जा रहा है इंडिया के थ्रू पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे बता दूं तो इंडिया रिलीज वाटर प्रोसेस कॉल्ड फ्लशिंग द रिजर्व्स। बेसिकली जितना भी इनके ऊपर, अभी ये जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर के ऊपर जो डैम है, यहाँ पे पानी कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी ऊपर तक भरा हुआ है। इसका मतलब है कि पानी बहुत ज्यादा भर गया है यहाँ पर। इससे ज्यादा करेंगे तो वो डैम से बाहर आ जाने लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वो फ्लशिंग आउट करेंगे। क्या करेंगे इसको? वो फ्लशिंग द रिजर्वायर। जितने भी रिजर्वायर हमने रोक के रख रखे थे उसको फ्लशिंग। अब पानी के पास पानी, अब पाकिस्तान के पास पानी नहीं है। अब वो क्या करेंगे? अब पाकिस्तान को बेसिकली बहुत ज्यादा पानी दे देंगे कि पहले तो उनके पास बेसिकली क्या आ जाएगा? सूखा हो गया, यानी कि कम पानी की कमी हो गया, और अब उनके पास बहुत ज्यादा पानी आ गया है। दिस is typically a routine operation done in August to remove silt and maintain dam
एफिशिएंसी, बट दिस ईयर्स इट वाज एडवांस्ड। बेसिकली अब ये जो चीज थी अगस्त में करनी थी। होता क्या था कि डैम का जो मलबा होता है, चीजें होती है, डैम भी साफ हो जाता है, गारा होती है उसके अंदर रह जाती है, उसको साफ करने के लिए डैम्स को खोला जाता है। और इसका इंटीमेशन भी पाकिस्तान को दिया जाता है, और कुछ महीने पहले दिया जाता है। ये इंटीमेशन के हिसाब से अगस्त को जानी थी, ताकि पाकिस्तान अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लेकिन अब बिना बताए ही उनको ये चीज खोली जा रही है, ताकि उनके पास प्रिपरेशन का कोई भी टाइम ना रहे। It comes after India puts the Indus Water Treaty. It comes after India puts the Indus Water Treaty. मतलब बेसिकली इंडिया ने क्या कहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को बेसिकली रख दिया है साइड में, ठीक है ना। और इन अबेयंस के अंदर रख दिया। इन अबेयंस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो उस जो ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी के बारे में कुछ भी नहीं बताते, मौन हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, हम तो चुप हैं, हमारी मर्जी करेगी हम छोड़ेंगे, हमारी मर्जी करेंगे हम रख देंगे, ठीक है ना। इस ट्रीटी को बेसिकली खत्म कर दिया गया है, यानी कि अपनी तरफ से हम चुप हैं, हम अपनी तरफ से इसको एक संशय के तौर पर, एक ऐसे तौर पर रख दिया है कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। फ्लशिंग रिजर्वायर्स temporarily temporarily increase the water flow downstreams into Pakistan, but reduce it shortly afterwards due to रिजर्वायर रिफिलिंग। तो अब क्या है कि थोड़े समय तक के लिए उसको रख दिया, ताकि रिजर्वायर जो है रिफिल हो जाए दोबारा, और दोबारा इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा थ्रू दो नोट अ मैन मेड फ्लड। तो ये मैन मेड फ्लड ठीक है नहीं है, एंड दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली पाकिस्तान इसके लिए इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होएगा। अब इंडस वाटर ट्रीटी आपको भी पता है 1960 के अंदर हमारे पास हुई थी, वर्ल्ड बैंक बीच में आया था, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हुई थी। क्या हुई थी मैंने अभी बताया है कि जो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर से, यहाँ पे हमारे पास रिवर्स हमारे पास जाती थी, कौन सी इंडस रिवर जाती थी यहाँ से, फिर हमारे पास व्यास रिवर, सतलुज रिवर जाती थी हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास 6 रिवर, हमारे पास चिनाब रिवर जाती थी, 6 रिवर हमारे पास जाती थी। उन 6 रिवर में से 3 रिवर का तो जो हमारे पास जल था, वो पानी था, वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 3 रिवर का इंडिया यूज करेगा। ये हमारे पास इंडस वाली सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी थी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब क्या हुआ है कि भाई अब जो चिनाब के ऊपर जो डैम्स बना हुआ है, इंडस के ऊपर तो इतना ज्यादा डैम नहीं है, लेकिन चिनाब के ऊपर जो डैम बना हुआ है, उसको पहले इंडिया ने रोक दिया था, इंडिया ने रोक दिया था पाकिस्तान के लिए पानी ये ना जाने के लिए। अब उसको खोल दिया है, यानी कि पहले पानी न कम था, अब पानी ज्यादा हो गया है। तो ये हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी थी। वो वेस्टर्न जो रिवर है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, जो ईस्टर्न रिवर है वो किसके हिस्से में है, इंडिया के हिस्से में है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। डेली करंट अफेयर अगर आपकी आ रही है, पिछली 2 करंट अफेयर आपकी रहती है, एक करंट अफेयर आपकी रहती है शायद से, तो ठीक है ना, हाँ जी 2 रहती है, एक मंडे की रहती है और एक सैटरडे की रहती है। दोनों करंट अफेयर आपकी डालने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और नॉलेज के लिए भी देखिए इसको। आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दिस, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।